चलिए बिगिन करते हैं आज का सेशन ये। और आज का ये जो जनरल डिस्कशन सेशन है, ये मेनली मैंने आज का फोकस किया हुआ है पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूडिंग एनपीएस। एनपीएस जिसका कि कोई वीडियो मैंने लोड नहीं किया हुआ है यूट्यूब पे, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये पोर्शन रहेगा। इससे पहले एक चीज है कि आप लोग खुद ही सबसे पहले ये बता दीजिए कोई डिफिकल्टी है क्या। जो पोर्शन मैंने पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स का अपलोड किया है जो वीडियो, अगर उसमें कोई डिफिकल्टी आई हो तो। एक एक पोर्शन मैंने आज अपलोड किया था। एंड नाउ माय अटेम्प्ट इज कि कोई भी वीडियो बहुत बड़ा ना हो ताकि मोनोटोनस ना हो देखने में। सो अब देखिएगा कि अब के जो मैं कर रहा हूँ पेंशन पे, जो भी मैंने लोड किया है 20 से 25 मिनट के रेंज का ही है, उससे बड़ा नहीं जाने दिया है मैंने अब। तो अगर उसमें कोई पोर्शन क्लियर ना हो तो सबसे पहले पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। तो मैं मान के चलूँ वहां कोई डाउट नहीं है। अच्छा। उसमें से न्यूमेरिकल्स मैंने फर्स्ट में बताए थे, पेंशन कैलकुलेशन का एक आध न्यूमेरिकल्स मैंने बताया था। न्यूमेरिकल पोर्शन उसमें आप लोग कर लेंगे। न्यूमेरिकल से मेरा मतलब है कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूमेरिक प्रॉब्लम, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं, उसको कर लेंगे या करवाना पड़ेगा। ये बहुत इजी है। मैं लास्ट टाइम जो आया था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम वाला तो मैंने खुद ही कहा है कि वो कंप्लीट उन्होंने सर्विस बुक बनाने के लिए कहा है, कंप्लीट ये बनाना। अगर वैसा आ जाएगा तब तो बहुत बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन सर करा अदरवाइज देंगे तो जो अच्छा आता है रहेगा। सिंपल क्वेश्चंस इस पे आते हैं। मैं आप लोगों को हिंट्स दे देता हूँ। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपको। 10-12 मंथ्स की सैलरी दे देगा पर मंथ। एंड उसी में 12-12 मंथ में लास्ट सैलरी भी है। और उसके बाद कहेगा कि भाई इसका लेंथ ऑफ सर्विस इतना है, सो इसका पेंशन कैलकुलेट कीजिए। तो इस तरह का रहता है। तो अब लेंथ ऑफ सर्विस का कंसेप्ट तो हट गया है कि 20 ईयर से ज्यादा अगर सर्विस है तो उसको पूरा पेंशन ही मिलेगा। तो उसमें आपको केवल ये दो चीजें देखनी पड़ती है कि आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज पेंशन को, वो सही कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं। मतलब मैंने कई कंडीशंस बताए थे ना, उसमें देखिएगा कि अगर कोई पर्सन सस्पेंशन में है, डाइज नन में है, या ईओएल में है, तो क्या होता है कि उसका पेंशन का पीरियड उस पीरियड का नहीं काउंट होके उससे पहले का काउंट हो जाता है। ठीक है। सस्पेंशन में ये मान के काउंट किया जाता है कि वो सस्पेंशन में नहीं है। तो वो जो कंडीशंस मैंने 4-5 बताई थी क्वालिफाइंग सर्विस की, वो आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे कि उसमें कौन सा कंडीशन उसमें लग रहा है। दिया हुआ रहेगा कि इस पीरियड 14 मंथ्स दे दिया, 4 मंथ का गैप है, दे दिया इस पीरियड में वो ईओएल पे था। तो आप बीच वाला उसके पहले का ले लेंगे, 4 मंथ्स कहाँ आ रहा है, और फिर काउंट कर लेंगे कि हमारा 10 मंथ्स कहाँ जाके खत्म हो रहा है, उतना लेंगे, उसका एवरेज निकाल देंगे। उसी तरह से सस्पेंशन में दिया हुआ रहेगा कि इतने दिन वो सस्पेंडेड था, उसकी सस्पेंडेड सैलरी इतनी थी, फुल सैलरी इतनी थी। अदरवाइज सस्पेंडेड सैलरी दी हुई है तो उसका डबल कीजिएगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस हाफ होता है, ऑटोमेटिकली फुल सैलरी निकल गई, उसके हिसाब से एवरेज निकल जाएगा। तो इस तरह का एक तो रहेगा आपको एवरेज इमोल्यूमेंट निकालने का। प्रॉब्लम में भी लिखा हो सकता है कि उसका एवरेज इमोल्यूमेंट निकालिए 10 मंथ्स का, या सिंपली ये दे दिया और फिर बोला कि उसका पेंशन फिक्स कर दीजिए। मतलब कि आप देख लीजिए कि वो एवरेज निकाल के ज्यादा आ रहा है या लास्ट सैलरी ज्यादा आ रहा है, और फिर उसका सीधा हाफ करके आप पेंशन ये कर दीजिए। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो इस टाइप का प्रॉब्लम होगा आपको पेंशन फिक्सेशन पे। दूसरा ग्रेचुइटी पे। तो ग्रेचुइटी पे भी सिमिलर है। सबसे पहले तो चाहे आप पेंशन कीजिए, ग्रेचुइटी कीजिए, लीव इनकैशमेंट कीजिए, इन ऑल द थ्री केसेस आपको इमोल्यूमेंट निकालना ही निकालना है। इमोल्यूमेंट निकालने के बाद जो आपको अगला स्टेप करना रहेगा वो करना रहेगा कि आपको सिंपली ग्रेचुइटी के केस में कि भाई कितनी उसकी ग्रेचुइटी आ रही है, क्वालिफाइंग सर्विस क्या है, वो दिए हुए रहेगा कि क्वालिफाइंग सर्विस इतनी है। अगर क्वालिफाइंग सर्विस दिया हुआ है तो फिर बड़ा इजी है, उसके हिसाब से जो कंडीशंस है उसको लगाइए, वो निकल जाएगा। सिमिलरली लीव इनकैशमेंट का, जो मैंने अभी वीडियो डाला है लीव इनकैशमेंट का, बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिया है लीव इनकैशमेंट का। और ये फॉर्मूला आपको किसी बुक में और कहीं और नहीं मिलेगा। मैंने मतलब खुद को समझाने के लिए और किसी और को एक्सप्लेन करने के लिए दिया है। लीव इनकैशमेंट में दो ही चीजें देखनी है, ईएल प्लस हाफ पे लीव, दोनों मिला के 300 डेज होगा। यदि ईएल हो गया तो हाफ पे लीव हम कंसिडर ही नहीं करेंगे।
और यदि ईएल नहीं हुआ है तो हाफ पे लीव को कंसीडर करेंगे। 300 में मान लीजिए कि 250 डेज हमारा ईएल आ रहा है और हाफ पे लीव है तो 50 डेज हाफ पे लीव ले लेंगे। हाँ, ईएल को जितना डेज आया है, नंबर ऑफ डेज ऑफ ईएल, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई एवरेज डेली सैलरी। एवरेज डेली सैलरी का क्या मतलब है कि जो महीने का पूरा उसका पे हो रहा है, पे का यहां मतलब है पे प्लस एनपीए, उसको 30 से डिवाइड कर देंगे, पर डे का सैलरी हो गया, पर डे की सैलरी उसके ईएल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो ईएल का इनकैशमेंट हो गया। और पर डे की सैलरी का हाफ, हाफ पे लीव से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाफ पे लीव का इनकैशमेंट हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिए, उसका टोटल लीव सैलरी इनकैशमेंट निकल जाता है। बहुत सिंपल सा छोटा सा कैलकुलेशन है, केवल यही देखना है कि ईएल एंड हाफ पे लीव मिला करके 150 डे, सॉरी 300 डेज से ज्यादा ना हो। यदि रेजिग्नेशन का केस है तो हाफ पे लीव कंसीडर ही नहीं होगा, केवल ईएल का ही इनकैशमेंट होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए हाफ पे लीव दिया हुआ हो सकता है, तो यदि कंफ्यूज करने के लिए दिया भी हुआ है तो जस्ट इग्नोर इट, उसको उसको सोचने की जरूरत ही नहीं, जस्ट इग्नोर इट। तो ये 3 तरह के प्रॉब्लम इसमें आते हैं। अटेम्प्ट कीजिए, अगर नहीं होगा मुझसे बोलेंगे तो मैं एक एक दो दो एग्जाम्पल सब पे करा दूंगा, क्योंकि ये स्लाइड बनाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं राइटिंग फॉर्म में ही कराऊंगा, कहीं लिख करके आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इस पे। तो इसके साथ आपका ये पोर्शन खत्म हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इसमें पेंशन में बहुत सारे सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बनेंगे जो प्रैक्टिकल है, जो आपके पेपर 2 का प्रैक्टिकल का पोर्शन भी उसमें शामिल है। तो उसमें जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आते हैं ना, एक तो न्यूमेरिक प्रॉब्लम आता है जो कि इस तरह का आएगा, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बहुत बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि यदि दो विडोअर है, दो विडोअर है किसी की, तो भाई कैसे पेंशन डिवाइड होगा? दो विडोअर है, एक का डेथ हो गया, क्या होगा? ये जो केसेज हैं, मैंने जो थर्ड सेशन लोड किया है आज सुबह, उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं कम से कम 10-15 केसेस। तो उसको पर्टिकुलरली ध्यान से देखिएगा। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, आज जो मैंने अपलोड किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली उसका लास्ट का पोर्शन सिचुएशनल प्रॉब्लम के लिए। जैसे उसमें है एक सिचुएशनल प्रॉब्लम की मतलब एक बड़ा अजूबा रूल है कि वाइफ पे या हस्बैंड पे किसी पे चार्ज लग गया अपने स्पाउस के मर्डर का, तो क्या होगा? चाइल्ड माइनर है, क्या होगा, किसको मिलेगा? सो दीज आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इसके लिए जो मैंने लोड किया है वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस, इसलिए मैंने डेट वगैरह भी दिया है। इस डेट को सर्कुलर नंबर नहीं लिखा, उतना जानने की जरूरत नहीं है, इस डेट को ही आया था। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसको लास्ट वाले को जरूर देखिएगा, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर यहां तक क्लियर है और कोई डिफिकल्टी नहीं है तो आगे बढ़ें। सर अगर एनपीए है तो वो भी काउंट होगा ना? हाँ, एनपीए काउंट होता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस काउंट होता है, इसमें पर्सनल पे नहीं काउंट होता है। ठीक, बीपीडीए और एनपीए ना? हाँ, केवल बेसिक पे प्लस एनपीए, यही दो काउंट होता है। पर्सनल पे, स्पेशल पे, ये सब चीजें नहीं काउंट होती है। तो अब देखिए कितना मैजिकल है। किसी आदमी का पे प्रोटेक्शन समझिए रिटायरमेंट के थोड़ा पहले हुआ हो, उसका पर्सनल पे यदि एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, इंक्रीमेंट के साथ जो एब्जॉर्ब होता है, तो वो फिर वहां नहीं कंसिडर होगा, पे में नहीं कंसिडर होगा, लास्ट पे में। तो वो एक डिसएडवांटेज का पोर्शन कहिए जो भी कहिए। एक संतोष जी ने कोई सवाल किया है, आप पूछ लीजिए, यू प्लीज आस्क। सर 2 क्वेश्चन है। अगर किसी की एल बिल्कुल जीरो हो और केवल मेडिकल उसके पास छुट्टियां हो तो क्या उसका भी लीव इनकैशमेंट बनेगा? मेडिकल का मतलब हाफ पे लीव से है आपका? जी जी सर। हाँ, अगर केवल हाफ पे लीव ही है उसके पास, तो हाफ पे लीव का, भाई ऐसा है ना, मैंने बोला ईएल प्लस हाफ पे लीव शुड बी इक्वल टू और लेस देन 300 डेज। ये ईएल 0 से लेके 300 हो सकता है, ठीक है? अगर ये 0 डेज है ठीक है। तो 3 डेज 300 डेज तक का हाफ पे लीव ले लेंगे, और वो हाफ पे लीव मतलब हाफ ऑफ द सैलरी से वो ये हो जाएगा, उसको मिल जाएगा। ठीक दूसरा है? दूसरा था सर, रेजिडरी ग्रेजुटी क्या होता है? रेजिडुअरी गेसिटी आप देखिए, उसमें मैंने डेफिनेशन में दिया हुआ है, ओके सर। वो आप देखिएगा कि
क्या होता है रेजिडुअरी ग्रेच्युइटी की डेथ वगैरह के केस में, यदि डेथ सर्टेन पीरियड के अंदर हुआ हो, 1 साल, वो पीरियड लिखे हुए हैं, 1 साल के अंदर डेथ हो जाए तो 2 टाइम मिल जाएगा, 1 से 5 साल में होगा तो 6 टाइम मिल जाएगा, वो एकदम ये है। 6 to 11 होगा तो 12 टाइम मिल जाएगा, 11 to 20 होगा तो 20 मिल जाएगा, उसके बाद जो है 16 मतलब 33 टाइम्स ऑफ द हाफ सैलरी मिल जाता है। तो ये नॉर्मल ग्रेच्युइटी जो मिल रहा होता और ये ग्रेच्युइटी जो स्पेशल मिला, इसके बीच का जो गैप है ना, मतलब ये तो उसको स्पेशल मिल रहा है ना, अदरवाइज जो मिलता, ये जो बीच का गैप है वो रेजिडुअरी। ठीक है, आप देखिएगा उस पर मिल जाएगा आंसर ग्रेच्युइटी वाले ये में। और कोई नई क्वेरी चैट में तो नहीं दिख रही है, और क्वेरी ना हो तो आगे बढ़े। चलिए, आज का पोर्शन जो है केवल, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि केवल इसी पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम एनपीएस स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों में से बहुत लोग एनपीएस में होंगे, और मुझे लगता है जैसा कि उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट भी होगा एनपीएस को समझने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं अगर हम लोग प्रैक्टिकल सेशन लेते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि भाई आप अपने लिए जानना चाहते हैं, ऑफिस के लिए जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है कंप्लीटली ऑफिस के लिए है, बहुत कम पोर्शन आपके लिए है, लेकिन फिर भी आपको समझने में हेल्प करेगा ये। देखिए, ये एनपीएस की जो शुरुआत हुई थी, व्हेन इट वाज स्टार्टेड इन 1 जनवरी 2004, and then its name was NPS. This NPS stands for New Pension Scheme, and at that time this was essentially for government employees. बाद में 1 मई 2009 को इसका नेम जो है कन्वर्ट किया गया ये, और ये नेम कन्वर्ट होने के बाद ये हो गया नेशनल पेंशन स्कीम, and this was open to all the citizens. अब क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को यदि एनपीएस में रजिस्ट्रेशन करना है तो वो क्या करेगा, वो उस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू, फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब यही नहीं होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर डेजिग्नेशन ही नहीं होता है, whoever is the senior most person in the organization, उसके थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री में जिसके अंदर वो आ रहा है, एंड दैट इज फॉरवर्डेड टू एनपीएस अथॉरिटीज, और वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन होता है। सो दैट इज द टोटल प्रोसीजर। एनपीएस इज कंपल्सरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज, but in a state government this is compulsory if some special notification have been issued. So state government में कंपल्सरी नहीं है। नोडल ऑफिसर्स होते हैं एनपीएस में। नोडल ऑफिसर का मतलब है दे आर द ऑफिसर्स who from the office side interact with you. नोडल का मतलब क्या हो गया, कई जगह से लाइन्स आ रही हैं, वेज आ रहे हैं, बीच में है वो, so they interact with you, the client and NPS authorities. मैं NPS authorities जब कह रहा हूं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, उतना जानने की जरूरत नहीं। सो यू एंड NPS, तो ये नोडल अथॉरिटी जो है, 3 नोडल अथॉरिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्रिंसिपल पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर एंड डीडीओ। ये 3 जानने की जरूरत है आपको। प्रिंसिपल पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर टॉप अथॉरिटी है, वो किसी ट्रांजैक्शन वगैरह में शामिल नहीं होता है, वो केवल पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर एंड डीडीओ को बनाता है। ठीक है, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर एंड डीडीओ, इसमें आप समझिए मेकर चेकर कंसेप्ट है, एक दूसरे को दोनों चेक करते हैं कि कोई एक आदमी ये ना कर ले, और उसकी बेसिस पे ये सारा का सारा सिस्टम चलता है। आफ्टर ज्वाइनिंग, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड ऑफ ऑफिस टू रजिस्टर्ड अ पर्सन इमीडिएटली। अब इमीडिएटली का कोई डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, सो वर्ड विल बी इमीडिएटली ओनली। लेकिन मेरा मानना है कि भाई जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए, रजिस्ट्रेशन होने में भी 1 मंथ का टाइम लग जाता है, तो ऐसा ना हो कि उसका कंट्रीब्यूशन कटने लगे और वो जा ना पाए। सो इमीडिएटली वर्ड इज देयर। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पी पैन नंबर और दूसरा होता है पी पैन नंबर और पी पैन नंबर। ठीक है, नोट्स आ सकते हैं, मैंने इस पूरे के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, आप नोट्स उस पर बना लेंगे। इसमें देखिए पी पैन नंबर जो है
ये परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर है, पी प्राइम नंबर है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। सो डिफरेंस इज रिटायरमेंट एंड पेंशन। ये फर्क क्या है? पी पैन नंबर ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होता है। मेरे ऑफिस के लिए मैं पी पैन नंबर अपने हर स्टाफ को दूंगा, ठीक है। ये पुराने पेंशन सिस्टम में भी होता था कि हर किसी के पेंशन पर्पज के लिए एक यूनिक नंबर असाइन होता है। अब जो है ये पी पैन नंबर जो है, ये नंबर जो है ये जनरेट होता है सीआरडीए से। ये नंबर जनरेट होता है, आपको सीआरए जनरेट करता है, जिसको कि प्रोटीन ई गवर्नमेंट ई गवर्नमेंट लिमिटेड करके कंपनी है जो चलाती है। और ये नंबर जो है आप दूसरे ऑफिस में भी जाएंगे तो कैरी होगा, लेकिन ये ऑफिस स्पेसिफिक है तो कैरी नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। रेलवे या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसे 20,000 30,000 एम्प्लॉइज एट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका एनपीएस चालू है, तो एक तो एनपीएस का उनका नंबर होगा पी प्राइम नंबर। दूसरा, अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसकी पोस्टिंग कहाँ है, कहाँ काम करता है, कैसे है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक दूसरा नंबर ऑर्गेनाइजेशन के विद इन अलॉट होता है, दिस इज पी पैन नंबर। सो इसको जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन खुद अलॉट करता है। एंड गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि ये 16 डिजिट नंबर होता है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये 16 डिजिट नंबर होता है, जबकि पी पैन नंबर 12 डिजिट नंबर है। यहाँ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन बता दूं, इसमें डिजिट्स के सेट का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। माइट बी के शुरू के 4 डिजिट आपको इंडिकेट कर, 2 डिजिट इंडिकेट करते हैं कौन सी मिनिस्ट्री है, 2 डिजिट इंडिकेट करते हैं कि मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है। फिर इसी तरह से वो सारा का सारा इंडिकेशन होता है, पी पैन में भी पी प्राइम में भी। तो आपको ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पी प्राइम पे नोट आ सकता है। ज्वाइनिंग टाइम 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स। इनिशियली ये 18 टू 60 ही था, लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटीज और इन सब में रिटायरमेंट 65 है तो इसको 65 कर दिया गया। इसमें मल्टीपल अकाउंट नहीं खुल सकता है। मल्टीपल अकाउंट इन द सेंस इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए मल्टीपल अकाउंट नहीं खुल सकता है, लेकिन कोई अगर अटल पेंशन योजना में है तो उसका अकाउंट खुल सकता है। सिमिलरली, मैं जब पेंशन पे ले रहा था तो देयर वाज अ क्वेश्चन एंड आई हैव रिप्लाइड। मेरा एक पी पैन नंबर है, मैंने उसमें कंट्रीब्यूशन जमा किया, नाउ आई एम ड्रॉइंग पेंशन आउट ऑफ दैट। इफ आई वांट टू रीस्टार्ट अनदर एनपीएस, क्योंकि इसमें प्री मैच्योर विड्रॉवल का भी है, मैं पहले ही रिटायरमेंट से पहले मैंने पेंशन ले लिया, मतलब मैंने सर्विस छोड़ दी, एंड आई ज्वाइंड समवेयर एल्स, देन माय एनपीएस will again be started. So two live NPS number cannot be there. एक एनपीएस तो जैसे ही पेंशन में कन्वर्ट हुआ उस एनपीएस नंबर का कोई मीनिंग नहीं, पी प्राइम का मतलब नहीं है। द मोमेंट वो मेच्योर हो गया, वो नंबर सीज हो गया, वो नंबर फ्रीज हो गया, एंड देन न्यू नंबर में बी ऑब्टेन्ड। सो कंट्रीब्यूशन के लिए 2 नंबर्स नहीं हो सकते। ऑप्शन सिलेक्शन मतलब इसमें कई इन्वेस्टमेंट के मेथड्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट पैटर्न के सिलेक्शन का मेथड जो हुआ इस डेट को चालू हुआ। ये मेथड्स हैं, जैसे कि कहता है कि जो लोग ज्यादा रिस्क ले सकते हैं दे कैन इन्वेस्ट इनटू इक्विटी शेयर मार्केट, जो उससे कम लेंगे कॉर्पोरेट मार्केट में। इक्विटी को ई फंड कहते हैं, कॉर्पोरेट मार्केट को सी फंड कहते हैं, गवर्नमेंट वाले को गिल्ट फंड कहते हैं, जी फंड। जी फंड का मतलब गवर्नमेंट फंड मत कहिएगा, गिल्ट फंड होता है, गिल्ट फंड। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल दैट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज सेफेस्ट, कॉर्पोरेट उससे रिस्की हो गया, और इन दोनों से ज्यादा रिस्की क्या हो गया, इक्विटी हो गया। तो ये यहां समझने की एक बात है, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस पे। इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैन बी चेंज्ड, दिस इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैन बी रिवाइज्ड ट्वाइस इन अ ईयर। 2 बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं साल में। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न नहीं सेलेक्ट किया है, या कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में नहीं अलाउ करती है इन्वेस्टमेंट पैटर्न, तो अगर इस तरह का केस है तो यू विल बी इन्वेस्टिंग इन लाइफ साइकिल फंड। लाइफ साइकिल फंड क्या होता है? लाइफ साइकिल फंड का मतलब है कि सिस्टम खुद ही डिसाइड करता है आपके एज के हिसाब से कि भाई इनका कितना पैसा इक्विटी में रहना चाहिए, कितना कॉर्पोरेट में सी में रहना चाहिए, और कितना जी में रहना चाहिए। ईसीजी का रेशियो खुद डिवाइड करता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा वो कम रिस्की में डालेगा,
एज कम रहेगा तो ज्यादा रिस्की में डालेगा। दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल फंड, बिकॉज लाइफ साइकिल के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है। ग्रॉस सैलरी, जब भी ग्रॉस सैलरी पे स्लिप में बात की जाती है ग्रॉस सैलरी की, तो दिस ग्रॉस सैलरी इंक्लूड्स गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ऑल्सो, मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है एनपीएस का, वो ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड होता है, ये पेबिल के लिए। ठीक है। इमोल्यूमेंट, यहाँ क्वेश्चन आ सकता है इमोल्यूमेंट पे कि इमोल्यूमेंट कैसे कैलकुलेट होता है और डिफरेंट सिचुएशंस में क्या इमोल्यूमेंट लेते हैं। तो इमोल्यूमेंट इज इक्वल टू बेसिक प्लस एनपीए प्लस डीए। एक चीज मैं बता दूं, बिकॉज आप टोटल सर्विस रूल की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ इमोल्यूमेंट या पे का डेफिनेशन क्या है, वो एकदम ध्यान से उसको देखिए, हर जगह का। रेदर चाहिए तो एक पेज पे लिख लीजिए, फॉर एनपीएस पर्पज इट इज दिस, फॉर पेंशन पर्पज इट इज, देखिए पेंशन में ये नहीं होता है, लेकिन एनपीएस में, सॉरी हाँ, पेंशन में डीए अलग से लेते हैं, वो नहीं होता है, पर्सनल पे नहीं होता है। यहां भी जो होता है पर्सनल पे नहीं है, लेकिन कई जगह पर्सनल पे शामिल होता है। सो अकॉर्डिंगली बहुत केयरफुली इसको स्टडी कीजिए आप। तो ये इसका इमोल्यूमेंट हो गया। इफ अ पर्सन इज री एम्प्लॉयड, तो री एम्प्लॉयड जब हुआ और री एम्प्लॉयमेंट के बाद उसके पेंशन में से, ये उसके यहाँ की सैलरी में से जो पेंशन मिल रहा है वो डिडक्ट हो गया, तो यहाँ एक्चुअल सैलरी वो कम पा रहा है। इन दैट केस ऑल्सो एनपीएस कंट्रीब्यूशन उसके ओरिजिनल पे पे लिया जाता है, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल पे ऑफ द री एम्प्लॉयड पर्सन। If a person is on deputation or foreign service, whatever emolument he is getting there, that will be his emolument. Suspension. In the case of suspension, it is calculated on subsistence allowance. So it will reduce. Reduce का मतलब जरूरी नहीं है कि वो 50% ही हो. It can be more than 50% also. Because subsistence allowance is revised after 3 months. डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के सेशन में मैंने बताया हुआ है। सो कोई जरूरी नहीं है कि वो 50% ही होगा, ये ज्यादा भी हो सकता है, इवन कम भी हो सकता है। दिस वेरीज फ्रॉम 25% टू 75% ऑफ द इन्वॉल्वमेंट। रिवीजन के बाद कुछ भी हो सकता है। कंट्रीब्यूशन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना कंट्रीब्यूशन होता है? गवर्नमेंट साइड का कंट्रीब्यूशन 14% है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन 10% है। EOL इज अ सिचुएशन, लीव रूल में अगर आपने देखा होगा तो EOL इज अ सिचुएशन जहां की सैलरी स्टाफ को मिल ही नहीं हो रही होती है। जब सैलरी ही नहीं मिलेगी तो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, सो नो कंट्रीब्यूशन। आफ्टर सस्पेंशन ये प्रॉब्लम आ सकता है, सिचुएशनल प्रॉब्लम, मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया है, आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन बाद में देखिएगा, उल्टा बता रहा हूं मैं। आफ्टर सस्पेंशन, जब सस्पेंशन खत्म होगा, पर्सन रीइंस्टेट हो गया, पर्सन रीइंस्टेट हो गया, देन पूरी सैलरी होगी, और सस्पेंशन को गलत कह दिया गया कि सस्पेंशन नहीं होना चाहिए था, तो सस्पेंशन में उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी जो कंपोनेंट मिल चुका है फुल पेमेंट में से वो माइनस हो जाएगा और वो पेमेंट मिल जाएगा। इन दैट केस कंट्रीब्यूशन भी उस पीरियड का जितना पेमेंट उसको मिला उस पर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होगा, यानी फुल सैलरी में से सब्सिस्टेंस माइनस करके जो मिला उस पे उसका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होगा। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन सस्पेंशन के पीरियड के बीच में जीपीएफ के बराबर इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा, एंड दैट विल गो टू एनपीएस। सो ये इंपॉर्टेंट जो है, बाकी पोर्शंस तो आप समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट ये था कि सबसे अगर सस्पेंशन के बाद कोई आता है तो जो कंट्रीब्यूशन जाएगा उस पीरियड का, उसके साथ इंटरेस्ट कंपोनेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है। बैंक डिटेल नोडल ऑफिसर को दे करके कभी भी बैंक का डिटेल अपना बदला जा सकता है। ठीक है। बैंक डिटेल मतलब कि जहां पे आप पेमेंट लेना चाहेंगे एनपीएस का, ऑल दैट, वो कभी भी आप बदल सकते हैं। पार्शियल विड्रॉवल, इसमें कुछ टर्म्स बता दूं मैं। फाइनल विड्रॉवल, पार्शियल विड्रॉवल, प्री मेच्योर विड्रॉवल, 3 टर्म है। फाइनल विड्रॉवल का मतलब है कि आप सुपर एनुएशन के एज के बाद ले रहे हैं। सुपर एनुएशन एंड सारी चीजें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो सुपर एनुएशन के केस में आप अगर जा रहे हैं, मैक्सिमम एज ऑफ सर्विस कर चुके हैं, देन दिस विल बी फुल विड्रॉवल, फाइनल विड्रॉवल। पार्शियल विड्रॉवल की ये फैसिलिटी दी हुई है कि इन बिटवीन द सर्विस इफ यू आर इन एक्सट्रीम नीड यू कैन ड्रॉ सर्टेन अमाउंट।
सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि जीपीएफ में था, लेकिन जीपीएफ नहीं है यहाँ, यहाँ इट इज एनपीएस। ठीक है। प्री मेच्योर विड्रॉवल का मतलब है इन एनी सर्कमस्टांसेज, ये समझिएगा, इन एनी सर्कमस्टांसेज अगर सुपर एनुएशन से पहले आप पूरा का पूरा पैसा निकाल ले रहे हैं, सर्कमस्टांसेज में बी एनीथिंग, इट मे बी बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन, it may be because of you are leaving the organization, it may be you are removed from the service, removed from the service में एनपीएस की यही ब्यूटी है कि एनपीएस पेंशन की तरह फ्रीज नहीं होता है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो इन ऑल केसेस दिस इज प्री मेच्योर्ड विड्रॉवल, यानी कि फाइनल विड्रॉवल का प्री मेच्योर विड्रॉवल है। सो ये तीन डिफरेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, फाइनल विड्रॉवल, प्री मेच्योर विड्रॉवल एंड पार्शियल विड्रॉवल। ठीक है। पार्शियल विड्रॉवल आफ्टर 3 years ऑफ सर्विस, 25% ऑफ सेल्फ कंट्रीब्यूशन, जो 10% का आपने कंट्रीब्यूशन दिया है उसमें इंटरेस्ट ऐड करके जितना आया रहेगा वो आपको 25% उसका मिल सकता है। पर्पज में सेल्फ एजुकेशन है, दूसरा है कि एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, मतलब सेल्फ स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एजुकेशन में इसको कह रहा हूं, हायर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, फर्स्ट हाउस, एक हाउस अगर आपने बना लिया है, अगर एचबीए ले लिया है तो ये ग्राउंड आप नहीं कर सकते हैं। क्रॉनिक और सीरियस इलनेस, इसके लिए किसी सर्टिफिकेट और ये की जरूरत नहीं होती है, सेल्फ डिक्लेरेशन इज इनफ। ठीक है। सिंपली एक अपना डिक्लेरेशन देंगे और डिक्लेरेशन देने के बाद इसको T+2 डे, मतलब जिस दिन ये रिक्वेस्ट एनपीएस के पास मिल जाएगा, सीआरए के पास जिस दिन ये रिक्वेस्ट मिल गया, सीआरए 2 दिन में T+2 डे, +2 का मतलब है सेटलमेंट डे जो है, जिस दिन उसको रिक्वेस्ट मिला 2 वर्किंग डे गैप देके, आज मिला कल परसों नहीं, उसके नेक्स्ट डे वो उसको मेच्योर करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा 25%। नाउ remember one thing, whenever if you are interested for partial withdrawal or you are interested for premature withdrawal, you will generate the request online. But for final withdrawal, the request is always generated by the nodal authority. ये डिफरेंस है। पार्शियल में, प्रीमेच्योर में यू विल जनरेट द रिक्वेस्ट एंड दैट विल बी वैलिडेटेड बाय द नोडल अथॉरिटी, देयर द रिक्वेस्ट इटसेल्फ इज जनरेटेड बाय द नोडल अथॉरिटी। दैट्स सर एक बात कहना चाह रहा था। हाँ बताइए सर, अभी ये ना 1 जनवरी 2023 से चेंज हो गया है, अब डायरेक्ट पार्शियल विड्रॉल नहीं होता है सर, थ्रू नोडल ऑफिसर के ही जाना पड़ता है। नहीं, मैं आपको ये चीज कह रहा हूं, नोडल ऑफिसर हमेशा वैलिडेट करेगा। यू कैन नहीं सर, योर रिक्वेस्ट भी उनके थ्रू ही जाएगी सर, अब वो डायरेक्ट नहीं जा सकती, उसमें ऑप्शन ही हटा दिया इन्होंने। ओके ठीक है। अगर वो हट गया है सिस्टम, देन दैट्स वैलिड कि अब आपको इस केस में भी यू हैव टू सबमिट द रिक्वेस्ट टू योर नोडल अथॉरिटी, दैट्स फाइन। ठीक है। अब आ जाइए प्रीमेच्योर पे। प्रीमेच्योर में ये पोर्शन यहाँ पे डिलीट हो जाएगा केवल। ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट यू हैव टू सबमिट? एडवांस कॉपी ऑफ रिसिप्ट, केवाईसी, कैंसिल्ड चेक, रिक्वेस्ट कम अंडरटेकिंग। ठीक है। एंड दिस इज सेंड टू सीआरए बाय नोडल ऑफिसर। ये जब भी जाएगा दोनों केसेज में नोडल ऑफिसर के थ्रू जाएगा। ठीक है। फाइनल विड्रॉवल CRA himself will generate one ID 6 months before superannuation and that will be sent to the employee. ये समझिएगा, employee will intimate this to the nodal authorities कि भाई मेरा फाइनल रिक्वेस्ट अब आप डालिए, मेरे पास सुपर एन्युएशन का रिक्वेस्ट आ गया है। क्यों आया, ऐसा प्रोसीजर क्यों है, थोड़ा सा बाद में हम आगे आएंगे ना, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अगर ना करूं तो आप मेरे से पूछेगा क्यों है ये। द फाइनल विड्रॉवल कैन नॉट बी इनिशिएटेड ऑनलाइन नहीं, मतलब ऑनलाइन नहीं हो सकता है, सब्सक्राइबर इसको इनिशिएट नहीं कर सकता है। प्रोसीजर जैसा बता रहे हैं कि जनवरी 23 से चेंज हो गया है, देन दिस इज रिवाइज्ड ऑन सुपर एन्युएशन और प्री मेच्योर एग्जिट।
you have always to select the annuity provider. आपको एन्युटी प्रोवाइडर सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। सो यहां आपको एन्युटी प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है। ऑन डेथ कोई ऑप्शन नहीं है, एक डिफॉल्ट स्कीम है, यहाँ कोई प्रोवाइडर आपको एन्युटी प्रोवाइडर सेलेक्ट नहीं करने की जरूरत है, अपने आप डिफाइंड होता है हर डिपार्टमेंट का, वहां से आ जाएगा। एन्युटी प्रोवाइडर एक लॉक इन पीरियड है, मतलब कहने का मतलब है कि हमने एन्युटी ले ली, आफ्टर सम टाइम मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं बदल दूं, पहले वाला पसंद नहीं है, तो वो एन्युटी प्रोवाइडर मैं चेंज कर सकता हूं। आई थिंक द टाइम इज गोइंग टू ओवर। तो हम कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट डे में, मैं लिंक भेज रहा हूं।